हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज के दो प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर है जो लगभग न्यूज़ में बना ही रहता है। कभी बना रहता था कि क्यों अधिक रिपोर्ट दे रहा है, अब बना रहता है कोई रिपोर्ट ही नहीं देता है, सामने नहीं आती है। तो दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट रहता है। और एक और साइंस एंड टेक पे प्रश्न है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत का जिक्र है और बहुत नई चीज़ है और अभी रिसेंटली ही वो मिशन भी लॉन्च हुआ है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सवाल है। वह केंद्र और राज्य की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है जो उसे संसद में रखते हैं। तो वो कह रहा है कि ही सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु फर्दर प्लेस देम इन द पार्लियामेंट। तो यानी कि उसका काम है स्टेट और जो सेंटर है उसकी रिपोर्ट को ऑडिट करना, प्रेसिडेंट को देना, फिर प्रेसिडेंट का काम है पार्लियामेंट में रख देना। दूसरी, ही एक्ट्स एज ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। वो पब्लिक जो फाइनेंस है उसका कंट्रोलर और ऑडिटर की तरह काम करता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। वह सार्वजनिक वित्त के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि उसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। तो जो पब्लिक फाइनेंस है उसको कंट्रोल करना, उसको ऑडिट करना उसका काम है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन क्या है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नीदर वन और टू। तो चलिए, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देखिए वो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत दिया गया है कि कैग की पोजीशन होगी, कौन सिलेक्ट होगा, उसके क्या टर्म्स रहेंगे, उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, उसको वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को किया जाता है। तो ये सारे हमने कई सारे अपने क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं कि कैसे रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को और उसको। आज हमारा जो फोकस रहेगा कैग के ऊपर रहेगा, क्या उसके फंक्शन है। तो कैग की जो 148 आर्टिकल है उसके अंदर प्रावधान था कि जो उसकी ड्यूटीज़ है उसको एक एक्ट पार्लियामेंट बना सकता है। उसके तहत 1971 में एक एक्ट बनाया गया है जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट कहलाता है। इसके अंदर उसकी सर्विस ली गई है, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ है उसको बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कैग है ये इसका हेड होता है। और ये जो डिपार्टमेंट है ये कब बनाया गया है, बहुत पुराना है, ये बना हुआ है 1753 का। तो ये पता नहीं कब बना के रखा था अंग्रेजों ने, किस लिए बना दिया, यानी कि पहले उसका नाम कुछ और रहा, उसको बड़ा करते करते वो चला गया। उसका जो ओरिजिन है डिपार्टमेंट का वो 1753 से शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से। तो इसके अंदर इसकी पावर्स लिखी हुई हैं। इसकी पावर्स में अगर देखें तो जो मेन आर्टिकल एक है 151, इसके अंदर दो प्रोविज़न है। एक प्रोविज़न कहता है कि ये जो सेंटर है उसकी ऑडिट करेगा, उसकी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देगा, और इसी का दूसरा जो पॉइंट है उसमें है कि वो स्टेट का भी ऑडिट करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ना देके वो गवर्नर को देगा। तो प्रेसिडेंट को देगा सेंटर की रिपोर्ट, स्टेट की रिपोर्ट देगा गवर्नर को, गवर्नर वहाँ पर लेजिस्लेचर में रखेगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में रखेगा। तो 151 नंबर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए 151 के अंदर, द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, और यहीं पर दूसरा है अकाउंट्स ऑफ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 279, जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स है, यानी कि कोई भी टैक्स लगाया गया है, कोई भी ड्यूटी लगाई गई है, उस पर जो नेट प्रोसीड है, मतलब कि जो उसको लेने के लिए खर्चा किया गया उसको काट कर जो अमाउंट बचा है, जो एक रेवेन्यू के तौर पर कह सकते हैं नेट प्रोसीड है, उसको सर्टिफाई करने का जो काम है वो कैग का है और इसका किया हुआ फाइनल। अगर इसने कह दिया कि इतना ही नेट प्रोसीड है फिर वो चैलेंजेबल नहीं है, वो कैग का है। फिर उसके बाद कैग एक ऐसी, हमने जैसे देखा कि ये ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है, तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके पास दो काम है। ब्रिटेन में वो कंट्रोल भी करता है, यानी कि कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है, और बाद में ऑडिट भी करता है।
यानी कि पैसा खर्च करने से पहले भी ब्रिटेन में किसकी परमिशन चाहिए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चाहिए, और खर्च होने के बाद जवाब भी देना है किसको? कैग को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कैग है, इंडिया में कैग केवल एक ही काम करता है, खर्चा होने के बाद बेचारा जाता है, हिसाब किताब लगाता है, कहता तुमने ज़्यादा खर्च दिया। शुरुआती जो पैसा खर्चना है वो तो पार्लियामेंट से पहले ही है। उसके बाद जब वो खर्च हो जाता है तो ये पहुंचता है। उसके बाद इसको लगता है घोटाला है तो शोर मचाता है, और या मचाने दिया जाए तो मचा लेता है, नहीं मचाने दिया जाए तो नहीं मचाता। तो ये बेचारे के पास जो ड्यूटीज़ हैं वो कम है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहा था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, लेकिन साथ में ये प्रोविज़न किया था कि पार्लियामेंट एक्ट बना के ड्यूटी को निर्धारित करेगा। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर ड्यूटी में उसको अकाउंटेंट या जो कंट्रोलर का काम है वो उसको नहीं दिया है, केवल वो ऑडिटर का काम करता है। तो अब वो केवल ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है। फाइनेंस कितना खर्च होगा, कहाँ से कितना निकलेगा, वो पहले खर्च हो जाता है, ये बाद में बेचारा हिसाब किताब करता है। तो भारत और ब्रिटेन में ये फ़र्क है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि इंडिया और ब्रिटेन में, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब कि वह केंद्र और राज्य की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद में रखता है। तो वो केंद्र की देता है, केवल राज्य की नहीं देता। तो ये पॉइंट गलत हो गया है। वह सार्वजनिक वित्त के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि उसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस के वो कंट्रोलर की तरह काम नहीं करता है। He only acts as a auditor of public finance. That is why he is called as friend and philosopher of public account committee. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार प्रश्न आता है कौन है फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वहाँ पे दोहरा मीनिंग है कि पब्लिक फाइनेंस का भी कंट्रोलर है, वो नहीं है। यहाँ पर केवल एज ए ऑडिटर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो दोनों यहाँ पर गलत है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चूज दी करेक्ट ऑप्शन में बनता है। तो दोनों गलत है, तो यहाँ पर फिर जाएगा नीदर 1 और नीदर 2, यानी कि दोनों ही सही नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी बहुत पूछता है, क्योंकि आमतौर पे व्यक्ति को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि यार नीदर 1 2 तो नहीं होगा, कुछ तो सही रखा ही होगा उन्होंने। लेकिन यूपीएससी सब कुछ गलत लिख के प्रश्न बना देता है कि सब गलत है, क्योंकि एक मेंटालिटी है कि हमें लगता है कुछ तो सही होगा इसमें से, तो एक तो हम सही कर ही देंगे, और वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस, इसको अब याद कर लें, बहुत अधिक चांस है इसके आने वाले, क्योंकि ये अक्टूबर 2024 में ही जो है सिस्टम ये लगाया गया है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ब्लैक मैटर और गामा किरणों के अवलोकन के लिए एक पृथ्वी आधारित वेधशाला है, जो कि लद्दाख भारत में चालू की गई है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप एंड अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, यानी कि पृथ्वी पर है, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक मैटर एंड गामा रेज हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन लद्दाख, इंडिया। अब गामा रेज पे, ब्लैक मैटर पे, सुपरनोवा पे खूब सारे प्रश्न आते हैं, और जब भारत कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं भारत कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है। तो द ऑब्जर्वेटरी इज जॉइंटली मैनेज्ड बाय इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जो ऑब्जर्वेटरी है, इसको स्पेस का काम है, तो इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मैनेज कर रही हैं। हम देखते हैं। उसके बाद है कि द गामा रेज हैव लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वेवलेंथ एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो जो गामा रेज की बात हो रही है, उसके पास क्या है? लार्जेस्ट क्या है? वेवलेंथ है। हाईएस्ट क्या है? एनर्जी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि लार्जेस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट एनर्जी है। हिंदी में देख लेते हैं। गामा किरणों में क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गलत कथन का, अच्छा गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, हम चलते हैं फिर। क्या है मेस? तो चलिए देखते हैं कि मेस क्या है। क्या देखिए, मेस में जो चेरेनकोव है उसका क्या मतलब है? चेरेनकोव का मतलब है कि जो हाई एनर्जी जो किरणें आ रही हैं, खास करके जैसे इसको हम समझ ही लेते हैं प्रश्न को, कि जो जैसे ब्लैक होल से, सुपरनोवा से, देखिए ब्लैक होल सुपरनोवा तो पूरा नहीं यहाँ पर बताया जा सकता, तो ये हाई एनर्जी इवेंट है
जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ब्लैक होल में जब कुछ मर्ज होता है तो बहुत एनर्जी निकलती है। सुपरनोवा है, जब कोई जो तारा है वो बूढ़ा होने लगता है तो बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है। जब एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ से क्या निकलती है, बहुत हाई एनर्जी निकलती है। उसी तरीके से ब्लैक मैटर, उसको थोड़ा सा देखेंगे ब्लैक मैटर को। जब ब्लैक मैटर कि दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, समाप्त होती हैं, तो भी बहुत हाई एनर्जी इमेज जो रेज है वो निकलती हैं। और ज़्यादातर जो वो हाई एनर्जी जो रेज होती हैं वो होती हैं गामा रेज। क्यों होती है वो भी देखेंगे, गामा रेज क्या है। अब गामा रेज अगर पृथ्वी पर आती हैं तो उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते गामा रेज को, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी है। तो एक पॉइंट हमारा हाई एनर्जी वाला वहाँ पर सही हो रहा है, हाई एनर्जी है। तो गामा रेज इतनी हाई एनर्जी होती है जब ये आती है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, तो ये रिएक्ट करती हैं जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में है। फिर ये क्या करती हैं, एक लाइट इमिट करती हैं। एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन के बाद ये लाइट इमिट करती हैं एक, जिसको कहते हैं चेरेनकोव लाइट। खास करके एक निकलती है ब्लू कलर की, चेरेनकोव इमिशन। इस ब्लू चेरेनकोव को हमें ऑब्जर्व करना है उस मेस टेलीस्कोप से, तो इसीलिए है वो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो ये काम करेगा, ब्लू चेरेनकोव। अब आप समझ गए, अगर चेरेनकोव शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या है, गामा रेज को इनडायरेक्टली उसे मेजर करना है यहाँ पर। उसके बाद जो ये जो मेस एक्सपेरिमेंट है ये हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है। लार्जेस्ट इन एशिया है। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। लार्जेस्ट इन एशिया, तो दो चीजें हो गई। अच्छा, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है जो कि अभी बन रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, उसका भी नाम ऐसा ही है, चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे। अच्छा, ये दो जगह पर बनाया जाएगा वर्ल्ड में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। दो जगह पर बनाया जाएगा, दोनों की जो रीडिंग होगी इकट्ठा की जाएगी। तो दो जगह जहां पर बनाया जाएगा, जो साउथ में बनाया जाएगा सदर्न में, वो बनाया जाएगा चिली में, और जो नॉर्थ में बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा स्पेन में। तो देखिए ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो भारत में बन रहा है, ये हाईएस्ट भी है, लार्जेस्ट इन एशिया है। और ये कितनी ऊंचाई पर है, हाईएस्ट का मतलब आप सोचे 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये है मेस टेलीस्कोप, लद्दाख हेनले में। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। खास करके पहले देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर एशिया लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी है हेनले लद्दाख में। यहाँ पर अगर एक पॉइंट देखें कि इनॉग्रेशन से इसका मतलब क्या था, देखिए इसका काम क्या था। इसका जो काम था, यहाँ पर जो खुद जो डिपार्टमेंट की साइट है उसने जो लिखा है यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड द मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमिना इन द यूनिवर्स सच एज सुपरनोवा, ब्लैक होल्स एंड गामा रे बर्स्ट्स। तो गामा रे बर्स्ट को और सुपरनोवा को, ब्लैक होल को और ब्लैक मैटर को भी उसी में उसे देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद भारत की जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब एक प्रश्न था, इसको बनाया किसने है। इसरो और ईएसए मैनेज कर रहे हैं, ये कौन मैनेज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर कौन रहा है मैनेज, यहाँ पर कर रहा है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई बेस्ड। और उसकी जो मदद कर रहा है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो आईआईए कर रहा है और बार्क कर रहा है। तो इसमें इसरो का कोई लेना देना नहीं है। गामा रेज को स्टडी करना इसमें बार्क का काम है, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पर भी गामा रेज निकलती है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, उसको स्टडी करने का काम बार्क का है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है जो हेनले वाला। अब एक प्रश्न पे चल पड़ते हैं कि गामा रेज क्या है और ब्लैक मैटर क्या है। हमारे यूनिवर्स में जो नॉन मैटर है, जो पदार्थ हम जानते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो केवल 5% है।
यानी कि जो हम सब कुछ अपने हाथ में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, वो केवल 5% है पूरे ब्रह्मांड का, उससे अधिक नहीं है। उसके अलावा जो लगभग 27% के आसपास है वो डार्क मैटर है, जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर हाई एनर्जेटिक फिनोमिना होता है, गामा रेज जैसी चीज़ें बर्स्ट होती हैं, इमिट होती है, निकलती हैं। उसके अलावा तो जो डार्क मैटर है उसके बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि जैसे हमने बात की कि दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और चीज़ है डार्क एनर्जी, 68%, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। और यही डार्क एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ऑफ यूनिवर्स। तो ये डार्क एनर्जी है जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की तरफ लेकर जाती है। तो चलिए और इसके बाद देखते हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ये सबसे ऊपर यहाँ पर गामा रेज है, इधर हमारी रेडियो वेव्स हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो गामा रेज की क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत अधिक है। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है तो क्या होता है, एनर्जी बहुत अधिक होती है। इसीलिए क्या है, ये हाई एनर्जी वेव है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की उल्टी रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अब ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद हम चलते हैं इस प्रश्न पर। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ब्लैक मैटर और गामा किरणों के अवलोकन के लिए एक पृथ्वी आधारित वेधशाला लद्दाख भारत में चालू की गई है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये सही है। इस वेधशाला का प्रबंधन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये नहीं है, ये बार्क द्वारा चलाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा चलाया जा रहा है। गामा किरणों में क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा होती है। सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या है, सबसे कम होती है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो ये वाला भी पॉइंट हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर 2 और 3 गलत है, और ढूंढना भी यहाँ पर गलत था, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो एक तो सही है, तो ये ऑप्शन तो निकल गया। तो ओनली 2 and 3, तो केवल 2 और 3 सही है। तो देखिए, बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट पे चलते हुए प्रश्न बना रहे हैं, और इसी तरीके के प्रश्न और ऑप्शन यूपीएससी द्वारा रखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बढ़िया और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।